सोचिए, रावलपिंडी, मई का महीना, सड़कें आग की तरह तप रही हैं, हवा में धूल है, अजान की गूंज है, और इन सब के बीच एक पुराना नीला पानी का टैंकर शहर की धड़कन की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहली नज़र में लगेगा सब कुछ रोज जैसा ही तो है, पर नहीं, आज कुछ भी वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि उस टैंकर की स्टीयरिंग व्हील पर जो हाथ है ना, वो किसी आम इंसान के नहीं, एक साए के हैं। ये हुक्म सीधा दिल्ली से आया था, बिल्कुल साफ, और ये शब्द उस ड्राइवर के जहन में ना किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। मिशन बिल्कुल नामुमकिन, एक ऐसे आदमी को खत्म करना जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक में बैठा हो, और इसे कत्ल में ही एक हादसा दिखाना है। सोचिए कितना मुश्किल काम। तो टारगेट कौन था? नाम था जलालुद्दीन, लश्कर का वो कमांडर जिसकी हाथ न जाने कितने बेगुनाहों के खून से रंगे थे, और उसका ठिकाना रावलपिंडी का कैंप 4। अब देखिए, ये कोई मामूली मिलिट्री बेस नहीं था, नहीं, ये एक किला था, एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुश्मन का घुसना था बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी मौत को दावत देने जैसा था। और इस किले को तोड़ने वाला हथियार कौन था? कबीर, जो अब बन चुका था अब्दुल। देखिए, जासूसी का सबसे पहला और सबसे जरूरी उसूल होता है खुद को मिटा दो, अपनी पहचान, अपनी काबिलियत, अपना घमंड, सब कुछ। और कबीर ने बिल्कुल यही किया था। मैले कुचैले कपड़े, चेहरे पर थकान, झुके हुए कंधे, वो एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे दुनिया देखती तो जरूर है पर कभी याद नहीं रखती, एकदम अदृश्य। अब सवाल ये था कि कैंप 4 के अंदर घुसा कैसे जाए? मेन गेट से अंदर जाना तो सीधा सीधा मौत को गले लगाना था। तो कबीर ने दरवाजे पर दस्तक दी ही नहीं, उसने एक दूसरा रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो हमेशा खुला रहता है, जरूरत का रास्ता। हुआ ये कि रावलपिंडी के उस हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन में पानी की बहुत किल्लत थी, और कबीर का टैंकर वो उस किल्लत का जवाब था। उसका पहला निशाना बना ब्रिगेडियर तारिक का घर, जो उस किले के ठीक बगल में ही था। तो अब हर रोज जब अब्दुल का टैंकर बंगले में पानी भरता, तो उस पानी की आवाज के पीछे एक और मशीन चल रही होती थी। वो थी कबीर का दिमाग। उसका दिमाग एक स्कैनर की तरह काम कर रहा था। कैमरा कहाँ लगा है, गार्ड्स की शिफ्ट कब बदलती है, कौन सी गाड़ी कब आती है, कब जाती है, बंगले का पूरा लेआउट कैसा है, एक एक छोटी से छोटी जानकारी उसके दिमाग में छप रही थी। वो असल में पानी नहीं, उस किले की दीवारों में एक सुराख ढूंढ रहा था। और फिर पूरे 47 दिन के सब्र के बाद किस्मत में दरवाजा खटखटाया। हुआ ये कि ब्रिगेडियर तारिक की मिलिट्री जीप बीच रास्ते में ही खराब हो गई। वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, अपने स्टाफ पर चिल्ला रहा था, और कबीर दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक खराब जीप नहीं थी, नहीं, ये कैंप 4 के अंदर जाने का गोल्डन टिकट था। तो कबीर ने बिल्कुल एक आम मैकेनिक की तरह थोड़ा झिझकते हुए मदद की पेशकश की। बोनेट खोला, हाथों में ग्रीस लगाया, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर जीप का इंजन फिर से गड़गड़ाने लगा। ब्रिगेडियर का गुस्सा हवा हो गया। वो कबीर की फुर्ती से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उसे कैंप के अंदर की गाड़ियों की देखरेख का काम ही ऑफर कर दिया, और बस चाल कामयाब हो गई थी। साया अब किले के अंदर पहुंच चुका था। जरा सोचिए, कैंप 4, 3 लेयर की फौलादी सिक्योरिटी, चप्पे चप्पे पर स्नाइपर तैनात, हर जगह बायोमेट्रिक स्कैन। कहते हैं वहां परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता था, पर अब कबीर को किसी इजाजत की जरूरत ही नहीं थी। वो अब सिस्टम का हिस्सा था, एक अदृश्य ड्राइवर, एक ऐसा पुर्जा जिसे कोई देखता तो था पर नोटिस नहीं करता था। अंदर पहुंचने के बाद तो कबीर की रणनीति और भी खतरनाक हो गई। क्या थी वो रणनीति? बेवकूफ दिखो, कमजोर दिखो, हर हुक्म मानो, हर गाली सुनो, अफसरों के जूते चमकाओ। उसने खुद को इतना गैर जरूरी, इतना मामूली बना लिया कि बड़े बड़े अफसर उसके आसपास ये भूल ही जाते थे कि वो मौजूद भी है। और यही तो वो चाहता था, क्योंकि जब लोग आपको भूल जाते हैं तभी वो अपने सबसे गहरे राज उगलना शुरू करते हैं। फिर एक शाम कबीर गाड़ियां साफ कर रहा था और पास में 2 सिपाही आपस में बात कर रहे थे, और तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। यार, गेस्ट हाउस नंबर 3 में जो खास मेहमान है ना, उसे कल रात अस्थमा का दौरा पड़ गया था, आधी रात को डॉक्टर बुलाना पड़ गया। बस ये सुनते ही कबीर के हाथ एक पल के लिए रुक गए। गेस्ट हाउस 3, खास मेहमान, अस्थमा, बिंगो, उसे मिशन की चाबी मिल चुकी थी।
याद है मिशन क्या था? कत्ल को एक कुदरती मौत दिखाना था और अस्थमा की इस जानकारी ने कबीर को उसका हथियार दे दिया, सक्सिनिलकोलिन। अब ये कोई आम जहर नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा मॉडिफाइड नर्व एजेंट है जो सीधे दिल पर हमला करता है। नतीजा एक जबरदस्त कार्डियक अरेस्ट। और इसकी सबसे खास, सबसे खतरनाक बात क्या है? ये कुछ ही घंटों में खून में पूरी तरह से घुल जाता है, मतलब पोस्टमार्टम में कुछ भी नहीं मिलेगा। एकदम परफेक्ट मर्डर वेपन। तो ये परफेक्ट हथियार था कहाँ? किसी सीक्रेट सूटकेस में? नहीं, ये छिपा था एक बहुत ही आम सी जगह पर, कबीर की कलाई पर बंधी एक पुरानी कैसियो घड़ी में। बस एक बटन दबाने की देर थी और घड़ी के साइड से एक माइक्रो सुई बाहर निकलती थी, इतनी बारीक कि उसकी चुभन मच्छर के काटने से ज्यादा महसूस ही न हो। जरा सोचिए, मौत एक मामूली सी घड़ी के अंदर कैद थी। तो हथियार तैयार था, टारगेट की सबसे बड़ी कमजोरी भी पता चल चुकी थी। अब जरूरत थी बस उस एक आखिरी चाल की, एक ऐसी चाल जो कबीर को जलालुद्दीन के साथ एक ही कमरे में अकेला छोड़ दे। और ये चाल कबीर अपने दिमाग में हजारों बार चल चुका था। प्लान बहुत ही चालाकी भरा था, पर उतना ही सिंपल। सबसे पहले कबीर ने गेस्ट हाउस की मेन पानी की लाइन को मिट्टी से ब्लॉक कर दिया। अगली सुबह हंगामा, जलालुद्दीन के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। फौरन कैंप के असली प्लम्बर उस्मान को बुलाया गया, लेकिन उस्मान गेस्ट हाउस तक कभी पहुंचा ही नहीं। कबीर ने उसे रास्ते में ही रोक के बेहोश कर दिया, उसकी वर्दी पहनी, उसका टूल बॉक्स उठाया और खुद प्लम्बर बनकर पहुंच गया। मेटल डिटेक्टर से भी आसानी से पार हो गया। आखिर उसके पास लोहे के औजार ही तो थे, असली हथियार तो उसकी घड़ी में महफूज था। और फिर वो पल आया, आमने सामने थे जलालुद्दीन, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी, और कबीर एक प्लम्बर के भेस में। जगह एक छोटा सा बाथरूम। कबीर ने अंदर से दरवाजे पर कुंडी चढ़ाई, एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और बस उस कमरे में दुनिया के लिए तो दो लोग थे, लेकिन असल में एक शिकारी था और दूसरा उसका शिकार। अगले कुछ सेकंड्स एक खामोश बवंडर की तरह थे। जलालुद्दीन को खतरे का एहसास हुआ। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कबीर का एक ही हाथ उसकी आवाज को गले में दफनाने के लिए काफी था। एक छोटा सा संघर्ष जिसे कबीर ने एक तौलिए से काबू कर लिया और फिर उसने अपनी घड़ी एक्टिवेट की। माइक्रो नीडल निकली और एक पल में जलालुद्दीन की गर्दन की नस में समा गई। मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका था और जाते जाते कबीर ने उसके कान में सिर्फ एक बात फुसफुसाई, ये उन बेगुनाहों के लिए है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था, अब सीन तैयार करना था। कबीर ने लाश को बड़े आराम से कमोड के पास इस तरह लिटाया जैसे वो चक्कर खाकर गिरा हो। फिर उसने जलालुद्दीन का अस्थमा इन्हेलर उठाया और उसके हाथ के पास गिरा दिया। सीन एकदम परफेक्ट था। एक बूढ़ा आदमी जिसे अस्थमा का जबरदस्त अटैक आया और वो वक्त पर अपनी दवा नहीं ले सका। कहानी खत्म। और अब शुरू हुई असली रेस, वक्त के खिलाफ। कबीर ने बाथरूम का दरवाजा खोला, बाहर खड़े गार्ड को देखकर सिर हिलाया, मानो कह रहा हो पाइप ठीक हो गया, और फिर बिना किसी जल्दबाजी के बड़े ही आराम से वहां से निकल गया। उसके कदमों में भले ही ठहराव था, लेकिन उसका दिमाग किसी तूफान की रफ्तार से चल रहा था। वो जानता था कुछ ही मिनटों में किसी को भी लाश मिल सकती है। तो देखिए हुआ क्या। पहले मिनट में वो बाथरूम से बाहर था, अगले 2 मिनट के अंदर वो स्टोर रूम में पहुंच चुका था। वहां उसने प्लम्बर की वर्दी उतारी और वापस अपने मैले कुचैले कपड़ों में आ गया। कबीर गायब हो चुका था और अब्दुल वापस आ गया था। ठीक 5वें मिनट में उसने अपने पानी के टैंकर का इंजन स्टार्ट किया और उसे मेन गेट की तरफ मोड़ दिया। मेन गेट पर संतरी ने उसे रोज की तरह देखकर सिर हिलाया और बैरियर ऊपर उठा दिया। टैंकर धीरे धीरे कैंप से बाहर निकला और हाईवे पर चढ़ गया। कबीर ने एक नज़र रियर व्यू मिरर में डाली और ठीक उसी पल कैंप 4 के अंदर खतरे के सायरन गूंजने लगे। लाश मिल चुकी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कातिल, वो साया, हवा में घुल चुका था। अगले दिन पाकिस्तान के एक अखबार में अंदर के पन्ने पर एक छोटी सी खबर छपी, रावलपिंडी में एक अज्ञात बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत। किसी ने उस खबर पर ध्यान तक नहीं दिया, लेकिन हजारों मील दूर दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में एक एन्क्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ। सिर्फ 3 शब्द, द ग्लास इज एम्प्टी। मिशन पूरा हो चुका था।
तो ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। सोचिए, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर का ज़माना है ये। एक ऐसा दौर जहां टेक्नोलॉजी की नज़र हर कोने पर है। तो क्या ऐसे में आज भी सबसे खतरनाक हथियार एक अकेला अदृश्य इंसान ही है? एक ऐसा साया जो सबकी नज़रों के सामने रहकर भी गायब हो सकता है और वो कर सकता है जो दुनिया की कोई भी मशीन कभी सोच भी नहीं सकती।